Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to discuss about the functions of management, and these are also called the pillars of organizational success. So let's start these functions. So here are the 5 functions of management: planning, organizing, staffing, directing and controlling. And these functions must be performed in a systematic order. As you can see in the picture, in an organization, firstly the planning function is performed. ऑर्गेनाइजेशन को क्या अचीव करना है, क्या ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट है, उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन एक प्लान बनाएगी. देन प्लान बनाने के बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन परफॉर्म करती है. इट मीन्स कि एक टारगेट को अचीव करने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, उन रिसोर्सेज को अरेंज करना, उनके लिए हमें फर्दर क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी पड़ेंगी, उन सभी का एक लेआउट प्रिपेयर करना, दैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन. आफ्टर दैट बिज़नेस के अंदर स्टाफिंग की जाती है. इट मीन्स बिज़नेस के अंदर जितनी भी की पोजीशंस हैं, जो भी हमारे पास वैकेंसीज़ हैं, वो सारी फिल होनी चाहिए. कोई भी वैकेंसी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो हमारे पास वेकेंट हो, बिकॉज अगर वैकेंसीज वेकेंट है, मैन पावर हमारे पास नहीं है, देन हमारा टारगेट अचीव नहीं हो सकता. ठीक है. सो ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्टाफिंग फंक्शन परफॉर्म करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि प्लानिंग. देन आफ्टर स्टाफिंग के बाद ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म करती है डायरेक्टिंग फंक्शन. डायरेक्टिंग फंक्शन के अंदर अब जो मैन पावर है हमारे पास, उस मैन पावर को गाइडेंस देना, डायरेक्शंस देना कि आप कैसे इस पर्टिकुलर टारगेट को अचीव कर सकते हैं, जो टारगेट हमने यहाँ पे डिसाइड किया है इन द प्लानिंग फंक्शन. तो प्रॉपर गाइडेंस देना, प्रॉपर सुपरविज़न करना, साथ के साथ उनको मोटिवेटेड रखना कि काम के ड्यूरेशन में समटाइम्स एम्प्लॉयज़ जो हैं वो बहुत ही बोर्डम फील करने लग जाते हैं, डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं. तो उसके लिए हमें डायरेक्टिंग फंक्शन परफॉर्म करना होता है, सो दैट कि हम एम्प्लॉयज़ को मोटिवेटेड रख सकें, उनको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कर सकें. देन आफ्टर परफॉर्मिंग डायरेक्टिंग फंक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड में परफॉर्म करती है कंट्रोलिंग फंक्शन. कंट्रोलिंग मीन्स अब जब हमने प्रॉपर गाइडेंस दे दी है, डायरेक्शन दे दी हैं एम्प्लॉयज़ को काम करने के लिए, देन एट द एंड हम उन एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को चेक करेंगे. इट मीन्स उनकी परफॉर्मेंस को हम मॉनिटरिंग करेंगे, इवेलुएट करेंगे कि टारगेट के अचीवमेंट के लिए उन्होंने कितना कंट्रीब्यूशन किया है. अगर उनकी परफॉर्मेंस जो है वो एज़ पर द स्टैंडर्ड्स हैं, देन वेल एंड गुड. इफ़ अगर नहीं है एज़ पर द स्टैंडर्ड, मीन्स वो अपने छोटे छोटे टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाए हैं, देन हमें उन्हें सजेस्टिव मेजर्स जो हैं वो प्रोवाइड करने. इट मीन्स हमें उन्हें और सजेशंस देने हैं कि वो कैसे अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर सकते हैं. सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग. सो हियर इज़ द आउटलाइन ऑफ ऑल दीज फंक्शंस. इन further slides we will discuss in detail all these functions. So let's start the very first function of planning. So the first question arises, why we need planning? As you know, in every organization resources are limited, बिकॉज रिसोर्सेज हमारा कोई भी रिसोर्स हो, मैन पावर है, मटेरियल है, मशीन है, मनी है, ये सारे रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड हैं. तो हमें इन रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कैसे करना होता है, एफिशिएंटली, मीन्स विदाउट एनी वेस्टेज. और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन के लिए ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो एक इफ़ेक्टिव प्लान्स जो हैं वो फ्रेम करें. एंड जब ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स फ्रेम करेगी, प्लान्स बनाएगी, उसी प्रोसेस को यहाँ पे बोला जाता है प्लानिंग. तो प्लानिंग जो है वो मैनेजमेंट का फर्स्ट एंड बेसिक फंक्शन है. विदाउट परफॉर्मिंग द प्लानिंग फंक्शन ऑल अदर फंक्शंस कैन नॉट बी परफॉर्म, दैट इज़ इम्पॉसिबल. एंड इट इज़ फॉरवर्ड लुकिंग एक्टिविटी, बिकॉज प्लानिंग के अंदर ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, फ्यूचर में हमें कौन से टारगेट्स को अचीव करना है, उसके लिए प्लान्स बना रही है. तो इट इज़ अ फॉरवर्ड लुकिंग एक्टिविटी. प्लानिंग हमें मीन्स भी प्रोवाइड करती है, एंड्स भी प्रोवाइड करती है एक गोल की अचीवमेंट के लिए. इट मीन्स मीन्स का यहाँ पे मतलब है कि हमें अचीव क्या करना है, व्हाट इज़ टू बी अचीव्ड.
एंड एंड्स का मतलब है हाउ इट इज़ टू बी अचीव्ड। तो ये प्लानिंग के अंदर हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा टारगेट क्या है एंड हाउ दैट टारगेट विल बी अचीव्ड। नेक्स्ट इज द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग. Various authors define the planning in different ways. Here is the one popular definition given by Harold Kunz and Cyril O'Donnell. So he defined the planning is deciding in advance what to do, how to do, when to do it and who is to do it. It means पहले से ही ये डिसीज़न ले लेना कि हमें क्या करना है बिज़नेस के अंदर, हम कैसे इस चीज़ को करेंगे, कब हम क्या चीज़ें परफॉर्म करेंगे एंड ये पर्टिकुलर चीज़ें जो हैं वो किसके थ्रू परफॉर्म की जाएंगी. प्लानिंग ब्रिजेस द गैप फ्रॉम वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो. ठीक है, प्रेजेंट में हम किस पोजीशन पे हैं बिज़नेस के अंदर एंड इन फ्यूचर जो है वो हम किस पोजीशन पे पहुंचना चाहते हैं. तो ये जो गैप है ये हमें प्लानिंग के थ्रू जो है वो पता चलता है. इट मेक्स इट पॉसिबल फॉर थिंग्स टू अकर विच वुड नॉट अदरवाइज हैपन. मीन्स प्लानिंग अगर हमारी इफ़ेक्टिव है, अच्छी प्लानिंग है, देन हम बिज़नेस के अंदर उन चीज़ों की भी पॉसिबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं जो चीज़ें अदरवाइज़ वहाँ पे हैपन नहीं हो सकती थी. ठीक है, जो चीज़ें पॉसिबल नहीं थी उनको भी हम पॉसिबल बना सकते हैं बाय द इफेक्टिव प्लानिंग. सो इन दिस वे कुंज एंड डॉनल डिफाइंड द प्लानिंग. नेक्स्ट इज द प्लानिंग प्रोसेस. So this process is consisting of overall 10 steps which will be discussed in further slides. So the first step is establishment of objectives. जब भी ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग प्रोसेस स्टार्ट करेगी सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के पास एक टारगेट होना चाहिए, एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जिसकी अचीवमेंट के लिए वो प्लान बनाएगी. और वो ऑब्जेक्टिव जो है वो हमारी 5 कंडीशंस को फुलफ़िल करेगा. फर्स्ट कंडीशन है आपकी जो ऑब्जेक्टिव है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, मीन्स पर्टिकुलर होना चाहिए नेचर में. देन मेजरेबल होना चाहिए जिसको हम एट द एंड ऑफ परफॉर्मिंग द प्लान, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, जिसको हम मेज़र कर सकें. उसके बाद अटेनेबल होना चाहिए, ऐसा टारगेट होना चाहिए जिसकी अचीवमेंट पॉसिबल हो, रेलेवेंट होना चाहिए, हमारे बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए. देन टाइम बाउंड, इट मीन्स कि एक टाइम लिमिट भी होनी चाहिए कि ये पर्टिकुलर टारगेट हमें कितने टाइम के अंदर अचीव करना है. तो ये 5 कंडीशंस को फुलफ़िल करना चाहिए हमारा ऑब्जेक्टिव. देन हम कह सकते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो एक उसकी अचीवमेंट जो है वो पॉसिबल है. नेक्स्ट है आपके पास एनवायरमेंटल स्कैनिंग. अब एक ऑर्गेनाइजेशन ने टारगेट डिसाइड कर लिया. अब नेक्स्ट काम क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन का कि उसे अपने इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को स्कैन करना है. इट मीन्स ये देखना है कि जो टारगेट मैंने डिसाइड किया है उस टारगेट के लिए मेरी कंडीशंस जो है वो फेवरेबल हैं या नहीं है. इट मीन्स जो हमारा बिज़नेस है वो फेवर में है नहीं है. अब बिज़नेस के अंदर हम 2 चीज़ों को एनालाइज करते हैं. एक तो हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट, हमारे पास कैपिटल कितनी है, हमारे एम्प्लॉयज़ कैसे हैं, हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं. उसके बाद हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस कैसे हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ कैसी हैं, पॉलिटिकल कंडीशंस कैसी हैं. तो ये सारी चीज़ों को हम एनालाइज करने के बाद ये डिसीज़न लेंगे कि क्या टारगेट के फेवर में हमारा एनवायरनमेंट है या नहीं है. इन केस कि अगर फेवर में है देन हम उस टारगेट के साथ प्रोसीड कर जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे. अगर फेवर में नहीं मिलती हैं हमें कंडीशंस देन हम उस टारगेट को इसी स्टेप के अंदर जो है वो फिर से रिवाइज करेंगे. नेक्स्ट थर्ड स्टेप है डेवलपिंग प्रीमाइसेस. यहाँ पे प्रीमाइसेस का मतलब है अजम्पशंस. अब ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि पहले एनवायरनमेंट को स्कैन कर लिया. अब स्कैनिंग के टाइम पे हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिली, जो भी हमारे पास कंडीशंस निकल कर आई, फ्यूचर सिनेरियोज़ निकल कर आए, उनके बेसिस पे हम ये अज्यूम करेंगे, ये अनुमान लगाएंगे हम कि हमारे टारगेट की अचीवमेंट कितनी पॉसिबल है. ठीक है, या फिर अगर पॉसिबल है देन हमारे टारगेट की अचीवमेंट में क्या क्या चैलेंजेस हमारे पास आने वाले हैं और क्या क्या जो पॉजिटिव चीज़ें रहेंगी वो कैसे हम उनकी यूटिलाइजेशन करेंगे. इट मीन्स कि
अजम्पशंस के अंदर हमें क्या देखना है कि हमारे पास क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं इन फ्यूचर और क्या क्या पॉजिटिव एनवायरनमेंट, पॉजिटिव कंडीशंस हैं हमारी टारगेट के अचीवमेंट में। नेक्स्ट है आइडेंटिफाइंग द अल्टरनेटिव्स। अब आपको पता है जब भी हमें कोई एक टारगेट अचीव करना है हमारे पास मल्टीपल वेज हैं उसके अचीवमेंट के लिए, ठीक है। अगर आपने कोई डेस्टिनेशन सोची है, आप डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, आपके पास डिफरेंट रूट्स निकल कर आ जाते हैं। तो इसी तरह से जब ऑर्गेनाइजेशन में कोई टारगेट की अचीवमेंट करनी है दैन वहाँ भी हमारे पास डिफरेंट वेज हैं उसके अचीवमेंट के लिए। तो इस प्रोसेस, इस स्टेप के अंदर ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, हर एक ऑल्टरनेटिव को यहाँ पे डिसाइड करेगी, हर एक ऑल्टरनेटिव को यहाँ पे फाइंड आउट करेगी, आइडेंटिफाई करेगी कि कौन कौन से रास्ते हैं जिसके थ्रू मैं अपनी टारगेट को अचीव कर पाऊँ। उसके बाद हर एक ऑल्टरनेटिव को इवैल्यूएट किया जाएगा, मीन्स उसको स्टडी किया जाएगा कि ये डिफरेंट वेज हैं। सपोज़ अगर 3 मेथड्स मेरे पास निकल कर आए हैं टारगेट को अचीव करने के लिए, तो 3 मेथड्स में से कौन सा मेथड जो है वो बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो वो हमें कैसे पता चलता है, जब हम हर एक मेथड को एनालाइज करेंगे, उसमें देखेंगे कि कितना रिस्क है, कितना बेनिफिट है उस मेथड के यूज़ करने का, फिजिबिलिटी कितनी है, प्रैक्टिकलिटी कितनी है, कितना पैसा लग रहा है, कितना मेरे पास उसमें बेनिफिट निकल कर आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। देन ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ इवैल्यूएशन, अब जो बेस्ट अल्टरनेटिव हमारे पास निकल कर आता है जिसमें हमारा रिस्क भी कम हो, हमारी कॉस्ट भी कम हो और बेनिफिट हमारे पास ज़्यादा निकल कर आए और हमारा जो टारगेट है वो भी हमारा कैसे अचीव हो, बिल्कुल एफिशिएंटली अचीवमेंट उसकी हो, मीन्स विदाउट वेस्टेज ऑफ एनी रिसोर्स। आफ्टर सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव वी हैव टू फॉर्मुलेट द सपोर्टिव प्लान। अब बिज़नेस के अंदर कुछ एक सपोर्टिव प्लान्स बनाए जाएंगे। इट मीन्स जो हमने बड़ा एक प्लान बनाया है उस प्लान के अचीवमेंट के लिए अब हम छोटे छोटे प्लान्स जो है वो फ्रेम आउट करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमारा बजट क्या रहेगा, शेड्यूल क्या रहेगा, रिसोर्स एलोकेशन क्या रहेगी, कंटीजेंसी कंडीशनल प्लान्स क्या रहेंगे। तो ये हमारे छोटे छोटे प्लान्स हैं जो हमारे बड़े प्लान के अचीवमेंट के लिए हमें हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। अब दिस इज़ द फाइनल एंड स्टेप जिसमें ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एग्जीक्यूट कर देगी, फाइनली उस प्लान की इम्प्लीमेंटेशन कर देगी। अब जब इम्प्लीमेंटेशन की जाएगी तो प्लान के अकॉर्डिंग क्या क्या टास्क परफॉर्म किए जाएंगे, वो टास्क एलोकेट किए जाएंगे, मैन पावर को रिसोर्सेज दिए जाएंगे उन्हें, और साथ में उन्हें कम्युनिकेट किया जाएगा कि हमारा जो मेन प्लान है वो क्या है, मेन टारगेट क्या है। आफ्टर दैट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग, जब हम प्लान की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो हमें साथ साथ में मॉनिटरिंग भी करनी है, मीन्स साथ के साथ रेगुलरली हमें चेक करते रहना है कि क्या हमारे टारगेट की अचीवमेंट के लिए प्रॉपर एफर्ट्स लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, कि हमें चेक करना है कि परफॉर्मेंस हमारी अप टू द स्टैंडर्ड जा रही है या नहीं जा रही है। अगर नहीं जा रही है देन हम इन बिटवीन ही क्या कर सकते हैं, कुछ एक चेंजेस वहाँ पे ला सकते हैं जो हमारे टारगेट के अचीवमेंट के फेवर में होंगे। उसके बाद एट द लास्ट रिव्यूइंग एंड रिवाइजिंग। रिव्यूइंग एंड रिवाइजिंग, अब रेगुलर जो है वो हमें अपने प्लान को रिव्यू करते रहना है ताकि हम इसमें अपने प्लान्स, अपने अचीवमेंट के लिए जो है वो कुछ एक चेंजेस कर सकें। बिकॉज रिव्यूइंग एंड रिवाइजिंग क्यों ज़रूरी है, बिकॉज हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक है, टाइम के साथ बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, गवर्नमेंट के रूल चेंज होते रहते हैं, उसके बाद टेक्नोलॉजी आपकी अपग्रेड होती रहती है। तो एज़ पर द नीड हमें अपने प्लान में कुछ एक चेंजेस भी लाने पड़ते हैं। तो इसलिए हमें प्लान को टाइम टू टाइम रिव्यू भी करना है और अगर वहाँ पे कोई चेंज की ज़रूरत है तो हमें उस प्लान को रिवाइज भी करना है, ठीक है। सो दिस इज़ द होल प्लानिंग प्रोसेस जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे अपने टारगेट को डिफ़ाइन करती है, उसके बाद टारगेट को डिफ़ाइन करने के बाद बिजनेस एनवायरनमेंट को देखती हैं कि वो फेवर में है नहीं है, देन चेक करती हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज हैं, उसके बाद
assumptions बनाएगी, देन अल्टरनेटिव्स डिफाइन करेगी, देन अल्टरनेटिव्स को इवेलुएट करेगी, डिफरेंट वेज ऑफ मेथड्स को इवेलुएशन करेगी, एंड देन फाइनली सेलेक्ट करेगी बेस्ट अल्टरनेटिव को, एंड देन कुछ एक छोटे छोटे प्लान्स फ्रेम आउट करेगी, एंड देन फाइनली प्लान को इम्प्लीमेंट कर देगी। और आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन मॉनिटरिंग करती रहेगी, रेगुलरली चेक करती रहेगी, एंड देन एट द एंड कंट्रोलिंग भी की जाएगी। ठीक है, कंट्रोलिंग में हम एक आपने याद रखना है, कंट्रोलिंग में हम डेविएशंस को जो है वो फाइंड आउट करते हैं। सो हियर इज़ द कंट्रोलिंग एंड दिस इज़ द डेविएशंस। सो कंट्रोलिंग में हमेशा हम डेविएशंस फाइंड आउट करते हैं। डेविएशंस मीन्स डिफरेंसेस। डिफरेंसेस आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और ज़ीरो भी हो सकते हैं। अब ये डिफरेंसेस किसके बीच में, जो हमने स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस सेट की है टारगेट के अचीवमेंट के लिए, और साथ में जो एक्चुअली हमारी मैन पावर परफॉर्म कर रही है, मीन्स एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। तो इन दोनों के बीच में जो है वो हम डेविएशन डिफरेंसेस को स्टडी करते हैं। अगर तो एक्चुअल परफॉर्मेंस आपकी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से ज़्यादा हो गई तो वो आपकी पॉजिटिव डेविएशंस हैं। इफ़ एक्चुअल परफॉर्मेंस इज़ लेस देन स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, मीन्स जो हमारी मैन पावर है उसने कम परफॉर्म किया है जो हमने उन्हें टारगेट्स दिए थे, तो उस केस में हम बोलेंगे कि नेगेटिव डेविएशंस है। और अगर इक्वल है, ठीक है, हमने उन्हें कहा कि आपने वीकली जो है वो 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी और उन्होंने 100 यूनिट्स हमें प्रोड्यूस करके दे दी, तो इट मीन्स वहाँ पे ज़ीरो डेविएशंस है। तो यहाँ पे ये वाला एक केस होता है नेगेटिव डेविएशंस वाला, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में हमें एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर गाइडेंस देने की ज़रूरत पड़ती है, या फिर कोई एक्शन लेने की यहाँ पे ज़रूरत हो जाती है। नाउ एट द एंड अब हम प्लानिंग प्रोसेस को एक एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है आपका डेवलपिंग ऑब्जेक्टिव्स। अब सपोज़ सैमसंग कंपनी है, सैमसंग कंपनी जो है वो अपने लिए एक टारगेट डिसाइड कर लेती है कि हमें अपनी सेल को डबल करना है एट द एंड ऑफ 2024। एट द एंड ऑफ 2024 हमें अपनी सेल को क्या करना है, डबल करना है, डबल द सेल। अब ये क्या हो गया, टारगेट हो गया जो उन्होंने अपने फर्स्ट स्टेप में जो है वो डिसाइड कर लिया। टारगेट क्या रखा है सैमसंग ने कि 2024 तक हमें अपनी सेल को डबल करना है। नाउ नेक्स्ट स्टेप आता है एनवायरमेंटल स्कैनिंग। अब सैमसंग के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि वो अपने एनवायरनमेंट को पहले स्टडी करे कि जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल एनवायरनमेंट है, मीन सैमसंग में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, सैमसंग के पास पैसा कितना है, सैमसंग के पास जो है वो रॉ मटेरियल कितना है, सैमसंग कितनी मार्केट को कवर कर पा रहा है। उसके बाद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर गवर्नमेंट जो है वो क्या रूल रेगुलेशंस बना रही है नए सेलफोन्स के लिए, स्मार्टफोन्स के लिए। उसके बाद आप आजकल देख रहे हैं कि डिजिटलाइजेशन पे बहुत बड़ा फोकस किया जा रहा है, मीन्स यूपीआई पेमेंट्स बहुत इंक्रीज़ हो रही हैं, तो दैट इज़ वन ऑफ द फेवरेबल कंडीशन फॉर द अचीवमेंट ऑफ दिस टारगेट। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन सैमसंग ऑर्गेनाइजेशन ये चेक करेगी कि कौन कौन सी कंडीशंस मेरे फेवर में हैं इस टारगेट के, और कौन कौन सी कंडीशंस मेरे लिए चैलेंजेबल रहेंगी। नेक्स्ट इज़ डेवलपिंग प्रीमाइसेस। अब प्रीमाइसेस के अंदर सैमसंग कंपनी को अजम्पशंस बनानी है कि इन फ्यूचर जो है वो क्या चीज़ें हो सकती हैं। अभी जुलाई है, चल रहा है मंथ, तो अगस्त में क्या चीज़ें हो सकती हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में क्या नया रूल जो है वो गवर्नमेंट की साइड से आ सकता है, इकोनॉमिक कंडीशंस में क्या चेंजेस हो सकते हैं, इनकम लेवल में क्या चेंजेस हो सकते हैं। तो उस तरीके से उसे अपने टारगेट के अचीवमेंट के लिए कुछ एक अजम्पशंस फ्रेम करनी है। देन आफ्टर आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव्स। अब ये जो टारगेट है इसके अचीवमेंट के लिए सैमसंग ये देखेगा कि मैं किन किन तरीक़ों से इस टारगेट को अचीव कर सकता हूँ। अब देखो बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि अगर मुझे सेल को डबल करना है
देन सबसे फर्स्ट आ जाता है कि हम अपने प्राइजेस को क्या कर दें, कम कर दें। अगर हमने अपने प्राइजेस को कम कर दिया देन ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर सैमसंग फ़ोन्स को जो है वो परचेज़ करेंगे। सेकंड आ जाता है हम अपनी प्रमोशंस एडवर्टाइजमेंट्स के ऊपर जो है वो ज़्यादा एक्सपेंस करें, मीन्स अपनी प्रमोशन एडवर्टाइजमेंट को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर दें, या फिर हम अपने सैमसंग फ़ोन्स में कुछ एक क्वालिटीज़ को लेकर आएँ। तो ये सारे तरीके हैं, तो हमें आइडेंटिफाई करना कि कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जिनके थ्रू हम अपनी सेल को डबल कर सकते हैं। देन आफ्टर इवेलुएटिंग द अल्टरनेटिव्स, अब अगर प्राइसेस को कम किया जाता है तो सैमसंग के कॉस्ट के ऊपर, सैमसंग के जो टर्नओवर है, जो प्रॉफिट है, उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर प्रमोशन के ऊपर हम ज़्यादा पैसा लगाते हैं तो हमारी कैपिटल, वर्किंग कैपिटल के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है। तो इस तरह से हम हर एक मेथड का जो है वो क्या करेंगे, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, मीन्स कितनी कॉस्ट लग रही है हर एक मेथड में और वहाँ से हमें बेनिफिट क्या निकल के आ रहा है। उसके बाद कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के बाद कौन सा बेस्ट वन मेथड है जिसमें हमारी कॉस्ट भी कम है, कॉस्ट भी कम लग रही है, बेनिफिट हमें ज़्यादा मिल रहा है और जो रिस्क है वो भी हमारा कम लगेगा। देन आफ्टर फॉर्मुलेटिंग सपोर्टिंग प्लान, अब हमने चूज़ कर लिया, सपोज़ हमने ये चूज़ कर लिया कि हमें जो है वो प्रमोशंस और एडवर्टाइजमेंट को और ज़्यादा इंक्रीज़ करना है। अब इसके लिए हम छोटे छोटे प्लान्स बनाएंगे, जैसे कि जो हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, जो हमारा मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग के जो भी पर्सन्स हैं उनके लिए हम छोटे छोटे प्लान्स, छोटे छोटे टारगेट्स जो वो डिसाइड करेंगे। सपोज़ हम नॉर्थ और साउथ रीजन में पहले ऑपरेट कर रहे थे, वहीं पे हमारे प्रोडक्ट्स आ रहे थे, तो अब हम क्या करेंगे, वेस्ट रीजन हमारा, ठीक है, उसको भी हम अप्रोच करेंगे, तो वहाँ के लिए भी हम अलग से जो है वो सेल्स पर्सन अपॉइंट करेंगे। तो इस तरह से मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए हम थोड़े से सपोर्टिंग प्लान्स बनाएंगे। देन फाइनेंस भी हमें चाहिए, ठीक है, तो फाइनेंस के लिए भी हम थोड़ा सा कि किस तरह से कितने अमाउंट में हमें इनिशियल स्टेज पे ज़्यादा फाइनेंस की ज़रूरत है, देन आफ्टर हमें सेकेंड स्टेज में कितना फाइनेंस की ज़रूरत है, तो उस अकॉर्डिंग जो है हम छोटे छोटे प्लान्स यहाँ पे क्रिएट करेंगे। उसके बाद इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, अब यहाँ पे जो आपके 7 स्टेप्स हैं, इन 7 स्टेप्स में जितना भी काम हो रहा है आपका, ये सारा आपका रिटन वर्क में है, डॉक्यूमेंटेशन है आपकी सारी। नेक्स्ट जो 8th स्टेप है, ये आपका रियलिटी में क्या हो जाएगा, सारी की सारी चीज़ें जो हमने 7 स्टेप्स में परफॉर्म की, सारी चीज़ें हम इस स्टेप में जो है वो एग्जीक्यूट कर देंगे, रियलिटी में इम्प्लीमेंट कर देंगे। देन आफ्टर मॉनिटरिंग हो गया, मॉनिटरिंग मीन्स हम रेगुलरली चेक करेंगे, जैसे अगर हमने सेल्स पर्सन अपॉइंट किए हैं तो उनका रेगुलरली चेक करेंगे कि वो क्या अपने टारगेट्स को अचीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसके बाद रिव्यूइंग एंड रिवाइजिंग द प्लान, साथ में हमें अपने प्लान को रिव्यू करते रहना है, टाइम टू टाइम जो है वो उसको गो थ्रू करते रहना है, और अगर नीड है, हमारी जो कंडीशंस हैं वो डिमांड कर रही हैं कि हमें प्लान में कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, देन वी विल रिवाइज द प्लान। So I hope you can better understand about the planning process. In further video, I will discuss about the various types of plans. So if you like my video, then subscribe my channel and like my video. Thank you very much.